हेलो एवरीवन, हमारी अपनी पाठशाला में आज जो हम लोग टॉपिक लेके आए हैं वो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या कहो कि इंडियन पॉलिटी से फंडामेंटल राइट। जैसा कि आप सभी जानते हो कि फंडामेंटल राइट एक ऐसा टॉपिक है जिससे आपको लगभग हर एक एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे। मौलिक अधिकार। तो आज जो हमारा सेशन है, इस सेशन में हम लोग क्या क्या समझेंगे पहले वो क्लियर कर ले। पहले हम लोग समझेंगे फंडामेंटल राइट को होता क्या है, और जो आप सब पहले से जानते हो बस इसे हम इस तरीके से आपके सामने पेश करना चाहते हैं कि आप जो इस बार सुनो तो आपके दिमाग में एक एक बात छप जाए, आप कहीं पे कंफ्यूज ना करो, ना कहीं आप भूलो इस चीज को। होता यही है कि होता पढ़ तो लेते हैं लोग, अब पढ़ने के बाद जब एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है तो कहीं पे कंफ्यूजन है या कहीं पर किसी में मिसमैच हो गया और आपका आंसर गलत हो जाता है। कारण क्या है? कारण यह है कि आपने चीजों को पढ़ा बट ना उसके कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाए, या हो सकता है कि आप इस फंडामेंटल राइट जो मौलिक अधिकार हैं उसके पीछे के फिलॉसफी को नहीं समझ पाए, क्योंकि अब एक एक अधिकार के पीछे एक एक फिलॉसफी दी गई है जिसके कारण से ये मौलिक अधिकार हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो हमारा कोशिश रहेगा, क्योंकि आप लोग पढ़े हुए खुद से हो, पढ़े हुए सभी लोग हो, हम आपके टॉपिक को फिर से आपके सामने एक नए तरीके से प्रस्तुत करेंगे ताकि आपको ये चीजें कभी दिमाग से बाहर ना जाए और आप हमेशा एग्जामिनेशन हॉल में आंसर को सही ही कर आओ। दूसरा चीज जो हम इस सेशन में देखेंगे वो देखेंगे कि फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार से जो प्रीवियस एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस आए हैं उसे भी हम लोग यहां पर डील करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस को जब आप डील करोगे तो आपके मन में जो छोटी मोटी कंफ्यूजन्स होंगे वो एकदम क्लियर हो जाएंगे। तो पहले हम लोग समझेंगे टॉपिक को और उसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस को। तो पूरा सेशन को देखना मत भूलना, पूरे सेशन को देख लो, पूरे क्लास को देख लो, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो ताकि आपको हमारे चैनल के द्वारा जो जो क्लासेज लाए जा रहे हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसे इजी वे में देख सको। तो सबसे स्टार्ट करते हैं हम लोग फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार। जैसे ही अधिकार शब्द का प्रयोग होता है, राइट्स का प्रयोग होता है, तो दिमाग में एक बात आती है वर्ल्ड के हिस्ट्री से, दैट इज कॉल्ड मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा एक घटना हुई थी ये आपके यूनाइटेड किंगडम में, कि मैग्ना कार्टा क्या था कि जो मजदूर थे उन्हें कुछ राइट्स दिया गया था किंग जोंग्स के द्वारा। तो किंग जोंग्स के द्वारा जो राइट्स दिए गए थे उन राइट्स को कहा जाता है मैग्ना कार्टा। ये बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात इसलिए थी कि जब हम लोग वर्ल्ड के हिस्ट्री को देखेंगे तो मालूम पड़ेगा कि स्टार्टिंग में जहां से देखोगे तो एक आपका राजा हुआ करता था, बाकी लोग उसके गुलाम हुआ करते थे, और गुलामों को किसी भी प्रकार की कोई आज़ादी नहीं मिलती थी, उनके कोई अधिकार नहीं होते थे। तो मैग्ना कार्टा जो था किंग जोंग के द्वारा जो अपने मजदूरों को, अपने लेबर क्लास को या अपने कहो गुलामों को जो अधिकार दिया गया था उस अधिकार पत्र को कहा जाता है मैग्ना कार्टा। तो मैग्ना कार्टा स्टार्ट लेता है आपका हमेशा किसी भी फंडामेंटल राइट या कहीं भी अधिकारों की बात होगी तो वो कहीं ना कहीं मैग्ना कार्टा ही कहला जाता है। तो वैसे उनको जो अधिकार मिले थे वो अधिकार नहीं थे कि सबके लिए बराबर, वो था कि किसी को मेल को अलग अधिकार है, फीमेल को अलग अधिकार है, पढ़े लिखे लोगों को अलग अधिकार है, गरीब के लिए अलग है, अमीर के लिए अलग है। उन बातों पर हम लोग यहां पर स्टार्ट नहीं लेंगे। हम लोग समझेंगे मैग्ना कार्टा का मतलब क्या होता है। मैग्ना कार्टा का मतलब होता है अधिकार पत्र, जिसे हिंदी में कहा जाता है अधिकार पत्र। और अगर बात करें हम देश की तो फर्स्ट कंट्री जो था वर्ल्ड में वो था हमारा यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अमेरिका में सबसे पहली बार जो यूज किया गया था बिल ऑफ राइट्स का, कि अधिकारों का एक अधिनियम लाया गया। अरे अधिकारों का अधिनियम, तो ये पूरे दुनिया के लिए एक आश्चर्यजनक चीज थी कि कोई अपने सिटीजन्स को अधिकार कैसे दे सकता है। सिटीजन्स मीन्स क्या था, पहले जो स्टार्ट कर बात करोगे एकदम शुरू से तो लोग जो थे वो गुलाम हुआ करते थे। तो सिटीजन्स को अधिकार, तो अमेरिका फर्स्ट कंट्री था जिसने अपने सिटीजन्स को अधिकार दिया। कौन सा अधिकार? गारंटेड अधिकार। गारंटेड है, ये पावर दिया गया सिटीजन्स को कि आपको जो हम अधिकार दे रहे हैं वो गारंटेड है। तो गारंटी कौन लेगा? तो गारंटी कौन लेगा ये क्वेश्चन उठता है कि अगर मान लो कि हम सरकार हैं, हमने आपको अधिकार दिया और कल को आपको वो अधिकार ना मिले
तो इसकी गारंटी लेगा कौन? कौन होगा जो इस चीज को श्योर करेगा कि हां वो अधिकार आपको मिले कि ना मिले? तो अमेरिका ने पहली बार किया कि हम दे रहे हैं अपने सिटीजन्स को राइट्स। तो सिटीजन्स को राइट्स मिला, और ऑब्वियस बात है कि जब हमारा कंट्री इंडिपेंडेंट हुआ, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, तो हम लोग का पहला क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन को पॉइंट ऑफ व्यू से कि फंडामेंटल राइट जो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में लिए गए हैं वो कहां से लिए गए? तो ऑब्वियसली यूएसए से लिए गए हैं। यूएसए से ही हम लोगों ने लिया। अगर इसके हिस्ट्री पर बात करें तो पहली बार भारत में फंडामेंटल राइट की बात किसने की थी? तो नेहरू रिपोर्ट 1928 में आया था, जो मोतीलाल नेहरू ने बनाया था। उस रिपोर्ट में फंडामेंटल राइट की बात की गई थी। तो ये आपके हो गया हिस्ट्री बैकग्राउंड से अगर क्वेश्चन पूछता है तो यही पूछेगा कि फंडामेंटल राइट की पहली बार परिकल्पना किनके द्वारा की गई थी, या पहली बार इसका जिक्र कब किया गया था? तो नेहरू रिपोर्ट में इसका जिक्र किया गया था। इसीलिए मैग्ना कार्टा ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है हमारा फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट नहीं, ये पार्ट, क्योंकि हमारे जो फाउंडर थे कॉन्स्टिट्यूशन के, फाउंडर ने एकदम स्टार्टिंग में ही कह दिया था, जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो उन्होंने उसी समय कह दिया था कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली, हम अमेंडमेंट करके नहीं, हम ओरिजिनली अपने कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट को लाएंगे। तो फंडामेंटल राइट को पार्ट 3 में, जो हमारा संविधान का तीसरा भाग है, उसमें आर्टिकल नंबर 12 से 35 तक में फंडामेंटल राइट को डील किया गया। सो पार्ट 3 इज नॉन एज मैग्ना कार्टा ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? दैट इज योर पार्ट 3। व्हाई पार्ट 3? बिकॉज पार्ट 3 डील्स विथ राइट, फंडामेंटल राइट्स। सो पार्ट 3 इज कॉल्ड आवर कॉन्स्टिट्यूशनल, पार्ट 3 इज कॉल्ड मैग्ना कार्टा ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक क्वेश्चन तो आपका यहीं से क्लियर हो जाता है। अगला आर्टिकल कहां से कहां तक है ये आपको याद रखना है, 12 से लेके 35 तक। राइट टू द इंडिविजुअल इनफोर्सेबल बाय कोर्ट अगेंस्ट द स्टेट, दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल राइट। मींस क्या हुआ? हमने शुरू में कहा कि अगर फंडामेंटल राइट को गारंटेड राइट कहा जाता है तो गारंटी लेगा कौन? कि हम राइट आपको इंश्योर करवाएंगे, तो वो गारंटी लेता है कोर्ट। यानी कि फंडामेंटल राइट का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि फंडामेंटल राइट का जुडिशियल रिव्यू होगा। जुडिशियल रिव्यू होगा। जुडिशियरी को ये रोल है जुडिशियरी का कि वो इस चीज को इंश्योर करावे कि सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। तो राइट टू द इंडिविजुअल इनफोर्सेबल बाय कोर्ट, कोर्ट के द्वारा इसे इन्फोर्स कराया जाएगा। किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट द स्टेट, स्टेट के अगेंस्ट। यानी कि फंडामेंटल राइट किसको मिल रहा है? सिटीजन्स को। किसके अगेंस्ट में? स्टेट के अगेंस्ट में। तो ये आपके लिए बहुत ही एक कॉन्सेप्चुअल चीज है जो आगे हमें लगातार दिखता रहेगा कि क्या इसका मीनिंग निकला। तो आपको दिमाग में इतना पता, अगर बेसिक की बात करो फंडामेंटल राइट की, तो फंडामेंटल राइट का कौन कौन सा टॉपिक हमें समझ में आना चाहिए? फंडामेंटल राइट स्टार्ट कहां से हुआ? तो यूएसए से हुआ। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन ने फंडामेंटल राइट को कहां से लिया? तो यूएसए से लिया। कौन से पार्ट में है? तो भाग 3 में है, पार्ट 3 में है। आर्टिकल कौन सा है? 12 से 35 तक। जुडिशियल रिव्यू होगा, गारंटेड राइट है, गारंटेड है, ध्यान देना इस चीज को। और किसके अगेंस्ट फंडामेंटल राइट मिलेगा? तो वो मिलेगा आपके स्टेट के अगेंस्ट में। किसे मिलेगा? इंडिविजुअल्स को मिलेगा या सिटीजन्स को मिलेगा। तो फंडामेंटल राइट मिलना किसको है? इंडिविजुअल को या सिटीजन्स को? कौन देगा? स्टेट देगा। अगर नहीं देता है तो कौन चेक करेगा? हमारा कोर्ट, जुडिशियल सिस्टम हमारा इसे चेक करेगा। अब अगला बात करते हैं क्लासिफिकेशन का। क्लासिफिकेशन कर लेते हैं पहले। क्लासिफिकेशन कैसे कैसे है हमारा? पहला राइट जो है राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, जो आपको डील करता है आर्टिकल 14, 15, 16, 17 एंड 18। राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, जो डील करेगा आर्टिकल आपका 14, 15, 16, 17 एंड 18। नेक्स्ट कौन सा है? राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ये आपका आर्टिकल डील करेगा 19, 20, 21 एंड 22। 22 तक डील करेंगे आपका राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता के अधिकार को। अगला राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये आपका डील होगा 23 एंड 24।
4। फिर है राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ये आपका डील होगा 25, 26, 27 एंड 28। फिर है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, दैट इज 29 एंड 30। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार, जो अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, बट चूंकि हमें एग्जाम देना है तो हमें ये जानना पड़ेगा कि कॉन्स्टिट्यूशनली पहले ओरिजिनल में पहले क्या था। तो हमारा 6 नंबर जो था वो था संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, जो आर्टिकल 31 हुआ करता था। ध्यान देना, ये अब हमारा अधिकार नहीं है, बट चूंकि हमें एग्जाम देना है तो हमें ये जानना पड़ेगा। और लास्ट जो है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये डील होता है आर्टिकल नंबर 32 में। तो इस तरह से फंडामेंटल राइट्स को क्लासिफाई किया गया है कि पहला जो है आपका समानता का अधिकार है, हम बराबर हैं, फिर स्वतंत्रता का अधिकार है, फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार है, फिर धर्म की आजादी है, फिर संस्कृति और शिक्षा की आजादी है, और फिर जाकर संवैधानिक उपचारों की आजादी है। यह है हमारा क्लासिफिकेशन। स्टार्ट कहां से हुआ? 14 से, एंड कहां पे हुआ? 32 पर। ध्यान दो इस चीज पर, स्टार्ट कहां से हो रहा है? 14 से, खत्म कहां हो रहा है? 32 पर। हमारा राइट, फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में था, कहां से स्टार्ट होना था? 12 से, खत्म कहां होना था? 35 तक। तो 12, 13 कहां गया? हमारा जो आर्टिकल था 12, आर्टिकल 13 और फिर 32 पे ये खत्म हो जा रहा है। तो 33, 34 एंड 35, ये सारे आर्टिकल कहां हैं? ये कौन से फंडामेंटल राइट को डिस्क्राइब करते हैं? तो ये जानना जरूरी है हम लोग के लिए। पढ़ने से पहले मत रटो केवल कि 14, 15, 16 क्या है। पहला क्वेश्चन यहीं पर है कि 12, 13 क्या है। 12 नंबर आर्टिकल जो है वो डील करता है डिफिनेशन ऑफ स्टेट, ये डील करता है आपके स्टेट के डिफिनेशन को। जो स्टेट यहां दिख रहा था आपका, जब हमने बोला स्टार्टिंग में कि फंडामेंटल राइट जो आपको मिलेगा वो मिलेगा अगेंस्ट द स्टेट, तो पहला जो आर्टिकल है 12 वो यही बताया है, उसने इसी को डिफाइन किया है कि हु इज द स्टेट। वो ज्योग्राफी वाला स्टेट नहीं, वो ज्योग्राफी का मैप वाला स्टेट नहीं, यहां पॉलिटिकली पूछा जाएगा आपसे कि कौन है स्टेट, कौन आपको फंडामेंटल राइट देगा, किसके अगेंस्ट में आप कोर्ट में जाओगे, कौन से व्यक्ति के अगेंस्ट में कोर्ट में जाओगे। अगर आपके फंडामेंटल राइट को कोई देने से इनकार कर दे या फंडामेंटल राइट आपको नहीं मिल रहा है, आपके फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है, तो आप किसके विरुद्ध जाओगे? कौन है स्टेट? तो आर्टिकल 12 स्टार्टिंग में ही आपको क्लियर किया गया है कि आपका स्टेट क्या है, कौन है स्टेट, डिफिनेशन ऑफ द स्टेट दिया है। तो बात करते हैं कौन है स्टेट हमारा, तो गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया, पहला गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया। दूसरा पार्लियामेंट, आपका संविधान, वो भी आपका क्या है? स्टेट है। फिर गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट, जो भी आपके स्टेट्स हैं ढेर सारे, सभी स्टेट की गवर्नमेंट, वो भी। फिर उस स्टेट का लेजिस्लेचर, जो उसके विधायी होंगे, विधानमंडल होंगे, विधानसभा, विधान परिषद, वो। फिर आएगा लोकल अथॉरिटी, दे ऑल आर कॉल्ड स्टेट। अगर आपको किसी ने फंडामेंटल राइट, आपका हनन हुआ, आपसे फंडामेंटल राइट छीने गए, तो आप खोजोगे ना कि आपका स्टेट कौन है, हम किसके विरुद्ध केस करें। तो आप केस करते हो, मान लो एग्जीक्यूटिव के विषय में बात करते हैं, एग्जीक्यूटिव जो हमारा पार्ट है, जो पार्ट काम कर रहा है, तो आप उसके अगेंस्ट केस करते हो, आप प्रिंसिपल सेक्रेटरी, डीएम, इसके अगेंस्ट केस करते हो। वो कौन है? वो है स्टेट। स्टेट मींस क्या है? भारत केस लड़ने नहीं जा रहा है, उसकी जगह पर उसके रिप्रेजेंटेटिव जा रहे हैं, जो इन सारे ऑफिसेज में बैठेंगे, वो कहलाएंगे आपके स्टेट। उनके अगेंस्ट में आपको मिलना है फंडामेंटल राइट।
तो आर्टिकल 12 डील्स विद द स्टेट, डिफिनेशन ऑफ द स्टेट। तो आर्टिकल 13 जो है वो डील करता है डिफिनेशन ऑफ लॉ को, यानी कि यहां पर हम बात करेंगे 13 का। जिस प्रकार से 12 जो था वो डिफिनेशन ऑफ स्टेट था, वैसे ही ये परिभाषा करता है नियमों को कि किसे कानून कहा जाएगा, डिफिनेशन ऑफ लॉ। कानून किसे कहेंगे, या कहो कि उल्टा होता है कि कौन सा लॉ नहीं है, कौन सा लॉ नहीं है। ये कहता है कि अगर कोई ऑर्डर, मान लो स्टेट के द्वारा, स्टेट में समझ में आ रहा होगा कौन है स्टेट, इन सारों के द्वारा अगर कोई एक ऐसा ऑर्डर या कोई ऐसा एक्शन या कोई एक ऐसा लेजिस्लेशन, मान लो या अमेंडमेंट, कोई ऐसा लाया जाए जो पार्ट 3 में, ध्यान से समझना, पार्ट 3 संविधान के तीसरे भाग का हनन करता हो या उसे वायलेशन करता हो, तो वैसे नियमों को नल एंड वॉइड माना जाएगा। मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई एक ऐसा रूल लाया जो पार्ट 3 के ऑपोजिट है, मान लो कि पार्ट 3 के ऑपोजिट सर्टेन एक रूल को लाया, देन वैसा रूल लॉ नहीं माना जाएगा। ये इंश्योर करना है हमारे आर्टिकल 13 का, कि 13 ने बताया कि नहीं, आपके द्वारा अगर कोई एक ऐसा नियम लाया जाता है, कोई एक ऐसा ऑर्डर लाया जाता है जो पार्ट 3 के अगेंस्ट है, देन दैट लॉ ऑर्डर अमेंडमेंट आर नल एंड वॉइड, वो आपका वैलिड नहीं होगा। ये था आपका पार्ट 12 एंड 13। वैसे ही 33 जो लास्ट आपका बचता है, 33, 34, 35, ये तीनों क्या, ये तीनों है एक्चुअल में एक्सेप्शन ऑफ द फंडामेंटल राइट की। फंडामेंटल राइट में कहां कहां पे कौन कौन से एक्सेप्शन है, जिसे हम लोग बाद में देखेंगे, बट आपको ये पता रहना चाहिए कि 12, 13 क्या है, 33, 34, 35 क्या है। क्योंकि हम लोग जो फंडामेंटल पढ़ते हैं वो हम लोग स्टार्ट ले लेते हैं 14 से और खत्म कर लेते हैं हम लोग 32 पर। उसके पहले का और उसके बाद का हम नहीं जानते हैं। ये इंश्योर कराएगा ना। अब मान लो जैसे स्टेट को लेके हमने समझाया आपको, इसी से क्वेश्चन बन जाए, आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ जाए कि बताओ कि जो आपका जुडिशियल सिस्टम है, जो आपकी न्यायपालिका है, वो स्टेट है या नहीं है। जो आपका न्यायपालिका है वो स्टेट है या नहीं है। अब यहां पे क्वेश्चन बन गया, आपको हमने बताया स्टेट क्या क्या है, तो यहां से क्वेश्चन पूछता है कि क्या जुडिशरी जो है वो स्टेट में आएगी। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बड़ा अच्छा डिटेल बताया गया है कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट जब जुडिशरी जो है जब जजमेंट दे रही है, जब जुडिशरी जजमेंट दे रही है, इन दैट टाइम वो स्टेट नहीं है। बट जब जुडिशरी का एडमिनिस्ट्रेशन पावर काम करता है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर काम करता है, तो वो स्टेट की तरह बिहेव करेगा। मतलब क्या हुआ, समझो इसका मतलब, जब जुडिशरी जजमेंट दे रही है, केस चल रहा है, तो उस समय वो स्टेट नहीं है, वो अगेंस्ट दी स्टेट है, वो एक स्टेट के अगेंस्ट काम कर रही है और वो स्टेट का पार्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि उसे स्टेट के द्वारा जो मौलिक अधिकारों का हनन किया गया होगा उस पर वो अपना जजमेंट दे रही है, वो स्टेट नहीं है। बट जब जुडिशरी सिस्टम में भी तो एक एडमिनिस्ट्रेशन होगा, वहां भी तो एक एडमिनिस्ट्रेशन पावर चल रहा होगा जो पूरे ऑफिस को डील कर रहा होगा, और उस डीलिंग के समय जो वहां पे वर्कर काम कर रहे होंगे, जो वहां पे लोग काम कर रहे होंगे, उनका भी तो फंडामेंटल राइट होगा। और अगर जुडिशरी का एडमिनिस्ट्रेशन उसके फंडामेंटल राइट का हनन करता है, देन अगेंस्ट, यानी कि अब क्या हुआ, स्टेट की तरह कौन बिहेव किया, कौन होगा जो फंडामेंटल राइट देगा, तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द जुडिशरी। देन जुडिशरी का एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो स्टेट कहलाएगा। इस तरह से क्वेश्चन बन, मान लो क्वेश्चन पूछ दिया कि प्राइवेट सेक्टर, क्या प्राइवेट सेक्टर स्टेट पार्ट होगा। आपको एग्जामिनेशन में ही क्वेश्चन आ जाए कि बताओ कि जो प्राइवेट सेक्टर है क्या वो स्टेट है। सोचो, इस तरह से सोचोगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो अब हम लोग समझेंगे सीधा सीधी, आप अपने राइट्स को क्लियर करेंगे। तो अब हम आते हैं अपने फंडामेंटल राइट्स को। पहला जो था हमारा वो था समानता का अधिकार, राइट्स टू इक्वलिटी। तो समानता के अधिकार में पहला जो आर्टिकल है वो हमारा आर्टिकल 14, दैट इज कॉल्ड विधि के समक्ष समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ। तो कहा जाता है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या हुआ, सभी बराबर हैं। ये और इसके साथ एक और लाइन जोड़ा जाता है, वो है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो दो चीजें यहां पर जोड़ी गई है, ध्यान समझना। इक्वलिटी बिफोर लॉ ये ब्रिटिश से लिया गया है,
ध्यान समझो, ये है यूएसए से लिया गया, अमेरिका से। इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या होगा? विधि के समान, कानून के समान सभी बराबर हैं, कानून के समान सभी बराबर। जैसा कि आप जानते हो कि कानून की जो देवी होती है उनके आंख में पट्टी बंधा होता है और उसके लिए सभी बराबर है, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, सभी उसके लिए समान हैं। तो यहां पर दो चीजें हैं, ये पहला जो है इक्वलिटी बिफोर लॉ, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव कॉन्सेप्ट, और दूसरा जो है हमारा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये कहलाता है पॉजिटिव कॉन्सेप्ट। क्या होता है नेगेटिव और पॉजिटिव कॉन्सेप्ट, समझो ध्यान से कि इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब हो गया कि कानून के सामने सभी बराबर हैं और वो कानून किसी में भेदभाव नहीं करेगा। दूसरा जो यूएसए का कॉन्सेप्ट है वो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की नहीं। हम जैसे एग्जांपल समझो, जैसे मान लो कि दो एडल्ट है, कोई दो वयस्क लड़का है और मान लो दोनों ने प्लान किया और किसी का मर्डर कर दिया, ठीक है, तो ये हो गया हमारा। तो जब वो पकड़ा गया तो कानून के सामने गया, जब वो कोर्ट के सामने गया तो वहां पे आया इक्वलिटी बिफोर लॉ, दोनों ने क्राइम किया, दोनों को समान सजा मिलेगी। अब मान लो कि एक एडल्ट हो और एक बच्चा हो, एक कोई मान लो कि 8 साल 9 साल का कोई बच्चा हो जिसे हाथ में गलती से एक गन मिल जाए और वो खेल खेल में वो गन लेके किसी को चला दे किसी पर और सामने वाले की मौत हो जाती है। अब बताओ उस बच्चे को और एक एडल्ट जो सोच समझकर प्लान करके मर्डर किया, क्या दोनों को समान सजा मिलनी चाहिए? तो ये है हमारा दो अलग कॉन्सेप्ट। एक कॉन्सेप्ट है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, नहीं हमारे लिए सभी बराबर है, क्राइम आपने किया आपको बराबर सजा मिलेगी। दूसरा है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, नहीं हम उसको जुडिशियल रिव्यू में देखेंगे कि कौन सा सिचुएशन ऐसा था जिस कारण से आपसे क्राइम हुआ। तो पहला जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है वो ब्रिटिश में लागू है और दूसरा जो है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ वो यूएसए में लागू है। और मजेदार बात क्या है कि इंडिया के लिए दोनों वैलिड हैं। इंडिया ने इस चीज को दे दिया कोर्ट को कि कोर्ट ही ये डिसाइड करे कि कौन सा लगेगा, इक्वलिटी बिफोर लॉ लगेगा या इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ लगेगा। तो दो अलग अलग बात, मीनिंग एक ही है कि कानून के सामने सभी बराबर हैं। इसमें एक्सेप्शन भी बहुत सारे होंगे, जैसे कि मान लो कि कोई व्यक्ति क्राइम किया, उस पर एफआईआर हो गया, लेकिन अगर उस व्यक्ति की जगह पर कोई मान लो कि हमारे देश के सर्टेन एक ऑनरेबल मान लो कि मिनिस्टर हो या हमारे देश के मान लो कोई सर्टेन एक व्यक्ति हो जिम्मेदार पद पर, तो दोनों के केस में अंतर हो जाता है कि आपको एक आम आदमी पर एफआईआर करना हो तो आप उस पर एफआईआर करवा सकते हैं, बट एक सर्टेन मान लो एक क्लासिफाइड व्यक्ति, सर्टेन व्यक्तियों को छूट मिली हुई है तो वहां पर इक्वलिटी बिफोर लॉ काम नहीं करता, तो वहां पर काम करता है हमारा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ पर। तो ये हुआ आपका पहला 14 नंबर आर्टिकल नंबर 14 कि इक्वलिटी बिफोर लॉ या इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या होता है। दूसरा बात करते हैं आर्टिकल 15 बोलता है नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, कोई भेदभाव नहीं होगा। सही है? नहीं, ये सही नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन तो होगा, बट बोलता है कि ऑन सर्टेन ग्राउंड्स कुछ जगहों पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। आप भेदभाव कर सकते हैं, भेदभाव मीन्स क्या हो रहा है कि आप डिफरेंशियल वहां पर ट्रीटमेंट दे सकते हैं, बट डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड आपका वैलिड नहीं होगा। कौन कौन सा? धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान, मीन्स क्या कि रिलीजन, कास्ट, क्रीड, प्लेस ऑफ बर्थ, इस चीजों पर आप, सेक्स, इस चीज पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ये आपका फंडामेंटल राइट है। जैसे मान लो कि कोई एक बच्चा है, कोई स्टूडेंट है, बहुत मेहनती है, बहुत इंटेलिजेंट है और गवर्नमेंट उसको स्कॉलरशिप देती है, उसी क्लास में एक और बच्चा है, उसे स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है, यहां तो भेदभाव हो गया कि जब एक ही क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं तो किसी एक को मिल रहा है स्कॉलरशिप और दूसरे को नहीं मिल रहा है, तो भेदभाव तो हुआ नहीं। ये भेदभाव नहीं हुआ, ये है कि आपके इंटेलिजेंसी पर आपको सर्टेन एक रिवार्ड मिल रहा है। यहां पे कोई भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स है कि सर्टेन ग्राउंड्स पर आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, बट डिफरेंशियल ट्रीटमेंट तो मिलेगा। जैसे मान लो कि कोई ऑफिस ही है, कोई ऑफिस में दो व्यक्ति काम कर रहे हैं, एक की सैलरी ज्यादा, एक की सैलरी कम है, भेदभाव है, तो इसको भी आप भेदभाव कहोगे? नहीं, ऐसा नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है कि डिस्क्रिमिनेशन सर्टेन ग्राउंड, जो ग्राउंड फिक्स है आपका कि रेस, रिलीजन, कास्ट,
सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ पर आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो। अदरवाइज डिफरेंशियल ट्रीटमेंट तो होगा ही, डिफरेंशियल ट्रीटमेंट होगा, और डिस्क्रिमिनेशन अगर नहीं होगा तो वो भी अच्छा नहीं है। तो आर्टिकल नंबर 15 डील्स विद द डिस्क्रिमिनेशन, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। ये ग्राउंड्स आपको पता होना चाहिए, ये ग्राउंड्स क्या है ये आपको पता होना चाहिए। ग्राउंड्स होगा हमारा रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। नेक्स्ट जो है आर्टिकल 16 लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता या इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। मजेदार चीज यहीं पर है कि बराबर मिलेगा अपॉर्चुनिटी, बराबर किसी भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए। ध्यान समझना कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब के लिए आपको बराबर का मौका मिलेगा। अब आ जाओ इसी पर फिर से, इसके पॉइंट्स को समझो कि जॉब्स के लिए बराबर मिलेगा मींस क्या हुआ। मान लो कि एक जॉब निकलता है, जैसे मान लो सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन है, आप फॉर्म फिलअप करते हो, आप ग्रेजुएट हो, उसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन मांगता है। 10th पास बच्चा भर सकेगा? नहीं भर सकेगा। बट यहां तो कहता है आपका फंडामेंटल राइट कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी। इक्वल अपॉर्चुनिटी मींस व्हाट? इक्वल अपॉर्चुनिटी मींस हुआ कि आपको उसके लिए जो व्यक्ति बैठेंगे वो सभी कम से कम ग्रेजुएट हो, यानी एजुकेशनली आप वहां पर डिफरेंशिएट कर रहे हो, आप एजुकेशनल बैकग्राउंड से डिफरेंशिएट कर रहे हो, वो आप कर सकते हो। बट इक्वल अपॉर्चुनिटी मींस क्या हुआ कि जितने लोग ग्रेजुएट होंगे वो भर सकेंगे, उन्हें एग्जामिनेशन में बैठने का मौका मिलेगा, उनका लाइन ऑफ स्टार्ट जो होगा वो सेम होगा, यानी मिनिमम आप कम से कम ग्रेजुएट होंगे तभी आप उस एग्जामिनेशन में बैठ सकेंगे। तो वहां पर इक्वल अपॉर्चुनिटी का मतलब ये नहीं होता है कि सबको बराबर रूप से, सर्टेन कंडीशन है। मान लो किसी स्टेट में पीसीएस भरने जाओ तो वहां पर डोमिसाइल लगा हुआ है, तो डोमिसाइल लगेगा, वो इक्वल अपॉर्चुनिटी अपने स्टेट के लिए दे रहा है। इसका मतलब ये नहीं हो रहा है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी में आप कोई भी जाके वहां पर, यानी एजुकेशनली आपको वहां पर रोका जा सकता है, आपको प्लेस ऑफ बर्थ से रोका जा सकता है क्योंकि डोमिसाइल लगा हुआ है। इवन रिजर्वेशन है तो कैसे हो गया सर इक्वल अपॉर्चुनिटी? अरे इक्वल अपॉर्चुनिटी ये हुआ कि रिजर्वेशन मींस क्या हुआ कि सर्टेन हमारे मान लो शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट या बैकवर्ड क्लास के लोगों हैं, सर्टेन उनको वो अपॉर्चुनिटी स्टार्टिंग में नहीं मिला जिससे वो आज के डेट में रेस में भाग ले सके, तो सर्टेन चांस उनको मिला एक्स्ट्रा कि हाँ आप यहां से, आप जैसे मान लो कि एक रेस है जो यहां से स्टार्ट हो रहा है और माना जा रहा है कि आपके एससी एसटी या बैकवर्ड क्लास जो है वो यहां पर हैं, तो उनको अगर इस रेस में पार्टिसिपेट करना है तो उनको यहां से यहां पहले पहुंचना पड़ेगा, तब जाके वो आपको चेस कर पाएंगे। तो उनको अपॉर्चुनिटी मिला कि नहीं आप बराबर का मौका मिलना चाहिए सभी को, तो इनको बराबरी का मौका देना है। तो ये सारी चीजें इसमें है। इसका ये मतलब ये मत मानना कि ये बोला गया कि आपको फंडामेंटल राइट है, इक्वल टू अपॉर्चुनिटी अगर मिल रहा है तो सबके लिए वो एक मतलब एक सीधी लाइन है, ऐसा नहीं है। वहां पे सर्टेन आपको एक्सेप्शन भी मिलेंगे और कुछ ना कुछ वहां पर उसके पीछे का लॉजिक भी मिलेगा कि क्यों ऐसा हो सकता है। तो बोला गया लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समता, ये है आपका आर्टिकल 16। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी का अंत ध्यान से समझना, ये इकलौता आर्टिकल है जिसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, यानी इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। ये बस जो है सो है कि छुआछूत का अंत, ये आपको अगर ध्यान समझना, छुआछूत का अंत ये मिल रहा है इंडिविजुअल्स को। मतलब क्या हुआ कि इन सभी में जो आपको राइट्स हैं वो देने वाला कौन था? वो था आपका स्टेट। ये आपका स्टेट इंश्योर कर रहा है कि हम आपको ये राइट्स दे रहे हैं, और अगर ये स्टेट ये राइट देने में कहीं पर भेदभाव कर देता है या वो राइट्स नहीं दे पाता है, देन आप जा सकते हो कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट गारंटी देगी कि आपको ये राइट मिलेगा अगेंस्ट द स्टेट। बट अनटचेबिलिटी के केस में क्या है कि ये इंडिविजुअल को मिल रहा है और हर एक इंडिविजुअल को देना पड़ेगा। मींस क्या है, इसमें स्टेट भी देगी और इंडिविजुअल भी देगा। मतलब क्या हुआ कि कोई एक व्यक्ति से, मान लो हम किसी दूसरे के साथ मतलब टचेबिलिटी वाला प्रॉब्लम नहीं ला सकते हैं, अगर हम भी लाएं
तो भी वहां पर मौलिक अधिकारों का हनन माना जाएगा। और इसके लिए प्रोटेक्शन ऑफ सिविल लिबर्टी एक्ट 1955 पारित की गई है इसी चीज के लिए कि अगर मान लो कोई इंडिविजुअल अनटचेबिलिटी का प्रैक्टिस करता है, इन दैट केस उस पर कोर्ट कार्रवाई करेगी। तो अनटचेबिलिटी वाले केस में याद रखना 17 नंबर को कि ये जो है इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है और इसको लागू करने के लिए सरकार के द्वारा सिविल जो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल लिबर्टी एक्ट 1955 का है वो भी पारित किया गया है। लास्ट जो है इसमें वो है हमारा आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। ध्यान से समझो, फिर से समझो कि एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, अभी तक जितना लॉ तुमने देखा 14 से लेके 17 तक, ये है कि हम उन व्यक्तियों को वो अधिकार दे रहे हैं जिनके पास ये अधिकार नहीं था, जिनके पास ये अधिकार नहीं है या कम है। 18 जो है वो है कि वे उन व्यक्तियों पर लागू हो रहा है जिनके पास ज्यादा अधिकार है, जिनके पास ज्यादा है, और उनके अधिकारों को कट किया जा रहा है, उनके अधिकारों को यहां पर कट किया जा रहा है। यहां से लेके यहां तक अधिकारों को दिया जा रहा था, आपके पास चूंकि कम है इसलिए हम आपको अधिकार दे रहे हैं। यहां है कि आपके पास ज्यादा अधिकार हो गया है तो वो काटा जा रहा है। एबोलिशन ऑफ टाइटल, कौन से टाइटल्स को एबोलिश किया गया है, कौन से किस प्रकार के टाइटल्स को? वैसे टाइटल्स जो डायनेस्टिक थे, जो परंपरागत चले आ रहे हो, राजा का बेटा राजा होगा, उसका बेटा फिर राजा होगा, फिर राजा होगा, इन तरह की उपाधियों को खत्म किया गया। ना कि मान लो कि मिलिट्री वाली उपाधि जो है, मान लो एजुकेशनल उपाधि जो है, ये खत्म नहीं किया गया, ये आप अपने मेरिट से गेन किए हैं, आपने ये अपने टैलेंट से ये आप कमाए हैं, ये एबोलिश नहीं किया जा रहा है। वैसी उपाधियों को हटाया गया जो आपके डायनेस्टिक थे, जो एक चले मान लो वंश चला रहा है कि ये मान लो नवाब है तो उनके बेटा फिर नवाब, उनके बेटा फिर, ये उपाधियां नहीं चलेंगी। वो उपाधि जैसे मान लो मिलिट्री में है, आप कर्नल हैं, आप जनरल हैं, आप एडमिरल हैं, तो वो उपाधियां आपके द्वारा कमाया गया है, ये उपाधियां रहेंगी। मान लो एजुकेशनल, आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तो वो उपाधियां आपके पास रहेगी। आप पीएचडी कर लिए, आप डॉक्टरेट की उपाधि ले लिए, तो वो उपाधियां आपके पास रहेंगी। बट वैसी उपाधियां जो डायनेस्टिक चल रही हैं, वैसी उपाधियों को एबोलिश किया गया है आपके आर्टिकल 18 में। तो ये था हमारा राइट टू इक्वलिटी। होप आपको क्लास अच्छा लगा होगा। तो नेक्स्ट हम लोग जो सेशन में मिलेंगे वो बाकी हम लोग फंडामेंटल राइट्स को देखेंगे, साथ ही क्वेश्चंस को भी देखेंगे जो प्रीवियस एग्जामिनेशन में आए हुए हैं या जिसके आने के चांसेज रहेंगे। तो वैसे क्वेश्चंस को शामिल किया जाएगा जिससे आपके कॉन्सेप्ट को और क्लियरेंस मिले और आप समझ सके चीजों को, ताकि वो चीजें आपके दिमाग में हमेशा रहे, चाहे आप एग्जाम कोई भी क्यों ना दो। तो अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा हो, आपको ये सेशन अच्छा लग रहा हो, तो चैनल इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जिसमें हम बाकी के फंडामेंटल राइट्स को देखेंगे। थैंक यू।